नमस्कार साथियों, आप लोगों का स्वागत है गज केसरी बायो क्लासेस में। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के सेल ऑर्गेनाइजेशन जो पेपर जूलॉजी पेपर थर्ड में सेल ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अध्ययन करेंगे। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो पावर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स कहलाती है। अर्थात पावर ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब होता है कि सेल के अंदर पाए जाने वाला ऑर्गेनेल्स जो पावर को मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी को बनाता है। तो एनर्जी को बनाने वाला एटीपी के रूप में, ये एनर्जी किस रूप में बनाता है? एटीपी के रूप में। तो एनर्जी को प्रोड्यूस करने वाला जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये एनर्जी को एटीपी के रूप में बनाता है, इसलिए एटीपी मील ऑफ सेल भी कहा जाता है। ये सेल का सेकंड लार्ज सेल ऑर्गेनेल्स कहलाता है। और ये क्योंकि डबल लेयर से बाउंड होता है, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, इसलिए इसको ये कैसा ऑर्गेनेल्स है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स है। इसकी खोज जो की थी कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में इंसेक्ट के अंदर जो वॉलंटरी मसल्स होते हैं, वॉलंटरी मसल्स में खोजा था। कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 में। बायोप्लास्ट जो नाम दिया गया है इसका अल्टमान ने दिया है 1890 में। माइटोकॉन्ड्रिया जो नाम दिया है इसका वो सी बेंडा ने दिया है 1895 में। ठीक है, तो सी बेंडा ने 1895 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया और अल्टमान ने 1890 में बायोप्लास्ट नाम दिया। इसका जो आकार है ये रॉड शेप होता है और रॉड शेप होता है या फिर ग्रेनुलर होता है जब हम इसे माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। इसका जो साइज है वो 0.5 म्यू चौड़ा होता है और लगभग 1.5 म्यू से 7 म्यू तक लंबा होता है। ये एम्फीबियन में जो oocytes होते हैं उनके अंदर इसकी लंबाई 22 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक होती है। एम्फीबियंस, ठीक है, एम्फीबियन की जो oocytes होते हैं उनके अंदर इनकी लंबाई 22 माइक्रोन से 40 माइक्रोन तक होती है। 200 से 500 तक एक सेल के अंदर ये अधिकतर हो सकती हैं। इनकी संख्या 200 से लेकर 500 तक हो सकती है एक सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती हैं। अब इसके हम देख लेते हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसमें। पेलाडे जो वैज्ञानिक था 1952 में इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी करी थी। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी पेपर में पूछा जाता है किसके द्वारा की गई थी? वो पेलाडे ने करी थी, 1952 में की थी। इन्होंने बताया कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसे इन डबल मेम्ब्रेन को मिलाकर क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और इस डबल मेम्ब्रेन को मिलाकर हम कहते हैं, दोनों मेम्ब्रेन जो होती हैं, बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसे कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं और दोनों मेम्ब्रेन को मिलाकर हम क्या कहते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन। इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शंस होते हैं, अभी हम डायग्राम में दिखाएंगे, पहले पढ़ लेते हैं। इसमें फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं वो उन्हें हम क्रिस्टी कहते हैं। ऑक्सीसोम जो होते हैं जिनका दूसरा नाम F0 F1 पार्टिकल होता है, ये टेनिस के रैकेट के समान होते हैं, टेनिस रैकेट के समान होते हैं और क्रिस्टी पर पाए जाते हैं, क्रिस्टी से अटैच रहते हैं। इंट्राक्रिस्टियल स्पेस ये क्या होता है? ये क्रिस्टी के मध्य जो स्पेस पाया जाता है, जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे हम कहते हैं इंट्राक्रिस्टल स्पेस। और ये क्या हाँ होता है? दोनों क्रिस्टी के अंदर जो दोनों लेयर्स होती हैं उनके मध्य के स्पेस को हम कहते हैं इंट्राक्रिस्टल लेयर। और दोनों आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के मध्य, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के मध्य जो स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जेली के समान फ्लूइड पाया जाता है, उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, 70S राइबोसोम पाया जाता है या फिर 80S राइबोसोम पाया जाता है। अगर प्रोकैरियोटिक है
तो 80s राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक है तो 70s राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक है तो 80s राइबोसोम पाया जाता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70s राइबोसोम पाया जाता है। 80s राइबोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। डीएनए, वो डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जो पाया जाता है वो किसके लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। तो इस अल्ट्रा स्ट्रक्चर में यही है कि इसकी जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको देखा था पैलाडिन ने सबसे पहले देखा था 1952 में, और इसमें बाहरी परत को आउटर मेम्ब्रेन, बीच अंदर वाली परत को इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके दोनों के बीच में स्पेस को पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और क्रिस्टी नामक उंगली जैसी संरचनाएं बनाती हैं, जिसके ऊपर टेनिस के रैकेट जैसे ऑक्सीसोम या F0 F1 पार्टिकल पाए जाते हैं, और क्रिस्टी के मध्य में जो इस जगह पाई जाती है, स्थान पाया जाता है, उसे इंटरक्रिस्टल स्पेस कहते हैं। इसके अंदर जेली लाइक सब्सटेंस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाता है। इसके माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में डी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए 70s टाइप के राइबोसोम एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि ये बाहर वाली लेयर है, ये बाहर वाली लेयर आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली लेयर है इनर मेम्ब्रेन है, और बीच का जो खाली स्थान है ये वाला, ये कहलाता है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहलाता है। इसके बाद आता है ये मैट्रिक्स, इसके अंदर ये मैट्रिक्स है, ये बिंदी बिंदी करके दिखाया गया है, और ये क्रिस्टी हैं, क्रिस्टी के ऊपर जो पाया जाता है ये छोटे छोटे ये कहलाते हैं ऑक्सीसोम कहलाते हैं। ये सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसमें राइबोसोम पाया जाता है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। इसके बाद इसकी करते हैं फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लेते हैं। ये कैसा एक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है इसके अंदर। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है यहाँ पर। एनोरबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसमें जो फैटी एसिड सिंथेसिस होता है, फैटी एसिड का निर्माण होता है। एसिड मेन फंक्शन जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइड होते हैं और एनर्जी प्राप्त होती है एटीपी के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स उसका ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी की आवश्यकता होती है एटीपी के, एनर्जी की निर्माण होता है एटीपी के रूप में। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोई सेल के अंदर होता है, इसलिए इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो वाइटेलोजेनेसिस, तो विटेलोजेनेसिस जो क्रिया होती है, विटेलोजेनेसिस का मतलब क्या है कि यॉर्क सेल का निर्माण। जो विटेलोजेनेसिस की क्रिया होती है एग के अंदर, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, रोल निभाती है और यॉर्क सेल का निर्माण करती है। इसे क्या कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस मतलब ये खुद तो काफ़ी कुछ भाग तो ये खुद कर लेती है, क्योंकि इसके बाद डबल स्टैंडर्ड डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे काम तो ये खुद कर लेती है, खुद पर डिपेंड। और कुछ काम पर ये सेल के डीएनए पर निर्भर होती है, सेल के ऊपर निर्भर होती है। तो जो सेल्स अपना काम खुद कर लेते हैं उसे ऑटोनोमस सेल्स कहते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस है, कुछ भाग, सारे काम नहीं, कुछ भाग जो है अपने सेल खुद कर ले, माइटोकॉन्ड्रिया खुद कर लेती है, और बाकी जो अपने काम खुद नहीं कर सकती है उन पर ये सेल के डीएनए पर निर्भर करती है, सेल के ऊपर निर्भर रहती है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए, आरएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए अपने जो खुद ही अपना नियंत्रण भी कर सकती है और प्रोटीन का सिंथेसिस भी कर सकती है, एंजाइम का सिंथेसिस भी कर सकती है। इसके अंदर क्रेब्स साइकिल्स होती हैं, लिंक्स रिएक्शंस होती हैं, ETS एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसकी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है। इसके बाद आता है राइबोसोम। राइबोसोम जो होता है ये क्या होता है, प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन का निर्माण होता है राइबोसोम में, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इसके अंदर होती है।
साइटोप्लाज्म में ये किस रूप में रहता है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के रूप में रहता है, इसलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स। राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल, प्रोटोप्लाज्म में होता है ना, इसलिए राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रोटोप्लाज्मिक पार्टिकल्स या आरएनपी भी इसको हम कह सकते हैं। रॉबिन्सन जो वैज्ञानिक हैं, रॉबिन्सन और ब्राउन, इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1953 में इसको खोजा था। ठीक है, रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने इसको किसके अंदर, प्लांट के अंदर। रॉबिन्सन तथा ब्राउन ने 1953 में प्लांट के अंदर इसको खोजा था, जबकि पेलाडे नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने 1955 में एनिमल सेल के अंदर इसको खोजा था और राइबोसोम नाम भी दिया था। पेलाडे ने राइबोसोम नाम दिया था, पेलाडे ने ही एनिमल सेल के अंदर इस 1955 में खोजा था। रॉबिन्सन और ब्राउन ने 1953 में इसको प्लांट सेल्स के अंदर खोजा था। क्लाउडे ने 1940 में इसको खोजा था, लेकिन इसका नाम माइक्रोसोम्स रखा था, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे थे, इसलिए इसे माइक्रोसोम्स नाम दिया था। ठीक है, लेकिन बाद में जो नाम दिया था वो पेलाडे ने इसको रॉबिन्सन नाम दिया था, वो राइबोसोम नाम दिया था। ठीक है, पेलाडे ने राइबोसोम नाम दिया था। प्रोकैरियो और राइबोसोम जो हैं वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, मेम्ब्रेन लेस नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है, और प्रोकैरियोटिक में सभी ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। इसलिए राइबोसोम क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में भी पाए जाते हैं। इनकी जो लंबाई है वो 200 से लेकर 350 एंगस्ट्राम होती है। लंबाई कितनी होती है, 200 एंगस्ट्राम से लेकर 350 एंगस्ट्राम तक होती है। डायमीटर जो होता है 170 एंगस्ट्राम से 240 एंगस्ट्राम होता है, और शेप जो होता है, आकार जो होता है इनका स्फेरिकल ओवल पियर शेप होता है। स्फेरिकल होगा, ओवल हो सकता है, या फिर नाशपाती के आकार का पियर शेप जिसका हो सकता है। इट इज़ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, ये नॉन मेम्ब्रेन होती है ऑर्गेनेल्स होता है, और ये एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर चिपके रहते हैं, चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो राइबोसोम है जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के ऊपर भी चिपके हुए पाए जाते हैं, और फ्रीली भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जो राइबोसोम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, 80S प्रकार के होते हैं, 70S प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 70S और साइटोप्लाज्म में 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। 80S प्रकार का जो राइबोसोम है वो यूकैरियोटिक राइबोसोम कहलाता है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक में सेल्स में पाया जाता है, और ये दो सब यूनिट्स का बना हुआ होता है। जो लार्ज सब यूनिट होती है उसे 60S की होती है, और जो स्मॉल सब यूनिट होती है वो 40S की होती है। ठीक है, 60S की जो सब यूनिट होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, 40 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 40 तो प्रोटीन होती हैं, और 28S RRNA होते हैं, 5.8S RRNA होते हैं, और 5S RRNA होते हैं। 3 प्रकार के RRNA होते हैं, 28S RRNA, 5.8S RRNA, 5S RRNA, तथा 40 प्रोटीन से मिलकर 60S सब यूनिट बनी होती है, जो एक लार्ज सब यूनिट है 80S राइबोसोम की। दूसरी 80S राइबोसोम की स्मॉल यूनिट जो होती है 40S राइबोसोम, 40S सब यूनिट, वह क्या है, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, 33 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 18S RRNA होते हैं। इनसे मिलकर 33S प्रोटीन मॉलिक्यूल और 18S RRNA मॉलिक्यूल से मिलकर 40S स्मॉल सब यूनिट बनती है। इसके बाद आता है 70S प्रकार का राइबोसोम। 70S प्रकार का जो राइबोसोम है उसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50S राइबोसोम की होती है, 50S राइबोसोम की होती है, RNA की होती है, और जो छोटी सब यूनिट होती है उसे 30S राइबोसोम कहते हैं, 30S सब यूनिट होती है। तो ये जो 50S सब यूनिट है, बड़ी वाली लार्ज सब यूनिट है, ये 34 प्रोटीन
मॉलिक्यूल्स की बनी हुई होती है और साथ ही में इसमें 23S rRNA और 5S rRNA पाया जाता है। तो 50S सब यूनिट में 34 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 23S rRNA पाए जाते हैं, 5S rRNA पाए जाते हैं। 30S जो प्रोटीन राइबोसोम होता है उसके अंदर 30S जो राइबोसोम होता है इसके अंदर 21 प्रोटीन पाई जाती है, 16S rRNA पाया जाता है। ठीक है, 21 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और 16S rRNA मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो यहाँ तक का ये आज आपका हो गया, राइबोसोम निमट गया। इसका स्ट्रक्चर रह गया है, स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर में देख लीजिए। ATS जो राइबोसोम है, ATS राइबोसोम जो है 40S सब यूनिट और इसकी 60S सब यूनिट होती है और ये दोनों मिलकर ATS राइबोसोम मिलाते हैं। 40S सब यूनिट जो है उसमें 18S rRNA पाया जाता है और जबकि 60S में 5S rRNA और 28S rRNA पाया जाता है। जबकि 70S राइबोसोम जो होते हैं इसमें 30S में 16S rRNA पाया जाता है और 50S में 5S rRNA और 23S rRNA पाया जाता है। इनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 200 से 290 एंगस्ट्राम होती है 70S की, और चौड़ाई होती है वो 170, डायमीटर जो होता है वो 170 से 210 एंगस्ट्राम का होता है। जबकि 80S राइबोसोम जो होता है इसका डायमीटर 200 से 240 एंगस्ट्राम का होता है और लंबाई होती है 300 से 340 एंगस्ट्राम की होती है। वजन जो होता है ATS राइबोसोम का होता है 4 से 4.5 × 10⁻⁶ डाल्टन होती है। जबकि 70S राइबोसोम का जो वजन होता है वो 2.7 से 3.0 × 10⁻⁶ डाल्टन होता है। ठीक है, तो इसमें इतना ये डायग्राम आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने राइबोसोम भी ख़त्म कर लिया, माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हमने देख लिया और राइबोसोम देख लिया। ठीक है, 2 सेल ऑर्गेनेल्स आज कंप्लीट हो गए। 2 कल सेल अगले 2 कल करा देंगे, गोल्जी काय और कुछ और एक दूसरा देख लेंगे। तो आप इसके नोट्स बनाते चलें। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का वीडियो, और आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें।